हेलो फ्रेंड्स, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडे सेशन ऑफ वीकली रैप अप। और आज के दिन हमने पिछले वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज करी है उनको क्विकली रैप अप करेंगे। तो इन केस अगर आपने वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज मिस कर दी है तो ये पर्टिकुलर सेशन उन लोगों के लिए। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर में अगर यू फील लाइक कि कोई न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर्टिकुलर डे का जाके वो न्यूज चेक करें सो दैट आपको ये पर्टिकुलर न्यूज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पे फटाफट से रैप अप करते हैं। फर्स्ट न्यूज जो हम देख रहे हैं और इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी ये कि वो नया बिल क्या है जिसके अंदर में पीएम सीएम और मिनिस्टर्स को रिमूव करने की बात है। ओके, तो यहां पे 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसके अंदर में एक बड़ा चेंज करने वाले। तो करंटली जो पर्टिकुलर लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए, मिनिस्टर जरूरी नहीं, एमपी या एमएलए कोई अगर है और अगर वो कोई ऐसा क्राइम करता है जो 8 क्लॉज 1 या 8 क्लॉज 2 में पनिशेबल है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सेक्शन 8 है, 8 क्लॉज 1 है, 8 क्लॉज 2 है, उसके अंदर में पनिशेबल है और आपको 8 क्लॉज 2 में मिनिमम 6 मंथ्स की सजा होती है या 8 क्लॉज 1 के अंदर में आपको कोई भी पनिशमेंट मिलती है चाहे वो 1 दिन की हो तो आप नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। बट ज्यादातर जो पर्टिकुलर पॉपुलर सेक्शन है वो है सेक्शन 8 क्लॉज 3 जिसके अंदर में लिखा है अगर 8 क्लॉज 1 और 8 क्लॉज 2 में जो क्राइम्स लिखे हैं उनके अलावा कोई क्राइम, यानी कि आपके भारतीय न्याय संहिता का कोई पर्टिकुलर ऐसा क्राइम है जो 8 क्लॉज 1 और 2 में मेंशन नहीं है, तो 8 क्लॉज 3 के अंदर में आपको मिनिमम 2 साल की सजा होनी चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे फॉर पीरियड ऑफ सेंटेंसिंग प्लस 6 मोर ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर लॉ है। अब यहां पे जो पार्लियामेंट लॉ लेकर आना चाह रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाहती है, वो ये है कि कन्विक्शन ही नहीं, अगर पुलिस आपको किसी केस में अरेस्ट करती है लेट्स से जिसके अंदर में 2 साल से ऊपर की सजा गिवन होती है, तो उस पर्टिकुलर अरेस्ट के 30th डे पे अगर आपको अरेस्ट किया गया और कस्टडी में रखा गया है 30 डेज या मोर, तो आप 31st डे को डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, तो यहां पे ये पर्टिकुलर चेंजेस करे जा रहे हैं आर्टिकल 75 164 के अंदर में, जहां पे अगर आपको मिनिमम 5 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है, आई रेक्टिफाई माई सेल्फ, मिनिमम 5 इयर्स का अगर पनिशमेंट है वहां पे और आपको 30 कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर अरेस्ट करा जाता है और जेल में रखा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, तो आपको 31st डे को यू वुड बी रिमूव फ्रॉम मिनिस्टरशिप, विच मीन्स कि आप एमपी और एमएलए तो कंटिन्यू करोगे बट आप मिनिस्टर नहीं रह सकते हो। ठीक है, अब यहां पे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर सेंटर पे और चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो वहां पे आप एडवाइस ली जाएगी इन लोगों की, बट अगर खुद ही प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर है तो ऑटोमेटिकली 31st डे को वो रिमूव हो जाएगा, अपने आप रिजाइन हो जाएगा। ऑल्दो बाद में अगर उनको छोड़ दिया जाता है या कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है तो दे कैन बी अगेन मेड द पीएम सीएम और एनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन है यहाँ पे। अब इसको पास कराने के लिए भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी दोनों हाउसेस के अंदर में, विच वुड नॉट बी इजी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा जाता है और उसके अंदर में अगर स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती हैं तो उसके अंदर में 2/3 जो पर्टिकुलर मेजोरिटी है बोथ आपके लोकसभा की राज्यसभा की, दोनों सेपरेटली बैठेंगे और उससे पास करना पड़ेगा, तब जाके वो पास हो सकता है। करंट लॉ जो है ये हम अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेपाल जॉइंस इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। तो ये ऑफ रिपीटेड टॉपिक है, आपका इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है, बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फिर से भी आपके पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, जो इंडिया का इनिशिएटिव है, जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर के 50th एनिवर्सरी पे लॉन्च किया था अलॉन्ग विद अदर टाइगर रेंज कंट्री। तो इंडिया लेड इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो पर्टिकुलर हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर में ही क्रिएट किया जाएगा। 7 पर्टिकुलर स्पीशीज जो होती है आपकी बिग कैट की, अपार्ट फ्रॉम पुमा एंड जगुआर और प्यूमा के अलावा जो पर्टिकुलर बाकी जो टाइगर स्पीशीज हैं, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली अवेलेबल इन इंडिया, आर फाउंड इन इंडिया। ओके, तो IBCA जो है ये बेसिकली आपका एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा जहां पे सारे कंट्रीज कोऑर्डिनेट कर सकती हैं टू सेव द बिग कैट, और अब इसके अंदर में नेपाल भी एक मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिप्की ला इन हिमाचल। तो ये जो पर्टिकुलर आपको शिप्की ला दिख रहा है या नाथू ला दिख रहा है, ये सब क्या होता है, ला का मतलब होता है पास, यानी कि कोई माउंटेन पास है जहां से आप हिमालयस को क्रॉस कर सकते हो। तो अब हम इंडिया जो है चाइना के साथ से वापस से जो रिश्ते उनको रिपेयर कर रहा है और उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम ट्रेड जो लैंड बॉर्डर है उनको ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिया चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि जो शिप्की ला पास है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उसको ये ओपन
कर देगी। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट पासेस हैं, ये तीनों पासेस जो हैं आपको पता होने चाहिए, और ये किस स्टेट में है ये भी आपको पता होना चाहिए। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, लीपू लेक उत्तराखंड में, और नाथुला आपके सिक्किम के अंदर में है। तो ये तीनों पासेस आपको पता होने चाहिए जो पॉसिबली अब ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जन विश्वास 2.0 व्हाट द बिल टू अमेंड 16 लॉ सीक्स टू डू। तो यहां पे आपकी जो गवर्नमेंट है, इट वांट्स कि जो हमारे आउटडेटेड लॉस हो चुके हैं उनको या तो रिपील कर दिया जाए या अमेंड कर दिया जाए। इसलिए गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ले रही है। उसने डिफरेंट आपकी कमिटीज बनाई है, लॉ को स्क्रूटनाइज करने के लिए कमिटीज बनाई है, जो पुराने लॉस को चेक कर रही है। जिनको रिपील किया जा सकता है उनको रिपील किया जा रहा है, जिनको अमेंड किया जा सकता है अमेंड किया जा सकता है। और इन्हीं सबके अंदर में बिजनेस को इजी करने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट बिजनेस लॉस होते हैं, उनको इजी करने के लिए बहुत सारे जो ऐसे प्रोविजन है जो किसी पर्टिकुलर एक्ट को क्रिमिनलाइज करते थे उनको डीक्रिमिनलाइज करा जा रहा है। ओके, तो यहां पे कुछ आपके पहले भी करे जा चुके, जन विश्वास 1.0 के अंदर में कुछ बिल्स को करा गया था। अब आपका 2.0 आ रहा है जिसके अंदर में हम करीब 16 लोकसभा के लॉस को करा जाएगा। बहुत सारे जो लॉज हैं जो क्रिमिनलाइज करते थे कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स को, उनको डीक्रिमिनलाइज कराया जाएगा। क्यों करा जाएगा? तो पहले हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रहता था कि बिजनेस के अंदर में अगर कोई भी इस टाइप का फ्रॉड करता है या कुछ भी मिस एप्रोप्रिएशन करता है तो उसके लिए हम सीधे पनिशमेंट रखते थे। बट वी हैव रियलाइज्ड कि यहां पे हो सकता है कि वो फ्रॉड की डेफिनेशन में आता हो और वो सिविल ऑफेंस हो, ना कि नेसेसरली क्रिमिनल ऑफेंस हो। और बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में फ्रॉड कमिट होना नहीं चाहता था या करना नहीं चाहते थे, बट सम हाउ प्रोविजन चेंज होने की वजह से या लॉ की नॉलेज नहीं होने की वजह से वो पर्टिकुलर इंसिडेंट कॉज हो गए। तो यहां पे उनको ईज करने के लिए, डीक्रिमिनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे जन विश्वास 2.0 लेकर आए हैं। पहला जन विश्वास 1.0 था जो बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, जो 2023 में ही आया था। उसमें 183 प्रोविजन में जहां पे क्रिमिनल ऑफेंसेस आपके डिफाइन थे उनको डीक्रिमिनलाइज करा गया है 42 सेंट्रल एक्ट्स के अंदर में। ओके, तो व्हाई द बिल वाज नीडेड? इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क इज ओवर क्रिमिनलाइज, इररेशनल पनिशमेंट एंड जुडिशियल बर्डन कॉज होता है। अननेसेसरी का जुडिशरी के पास जाते हो, टाइम वेस्ट होता है। इट्स बेटर कि हम उसकी जगह सिविल ऑफेंस बना दें उसको, या यहाँ पे आर्बिट्रेशन का प्रोविजन ऐड कर दिया जाए। नेक्स्ट पे आते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन टेस्ट ऑफ इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। तो यहां पे ऑपरेशन सिंदूर जो हमने कंडक्ट करा था, इट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन फ्रॉम आवर साइड, और यहां पे वी वर एबल टू बेसिकली अटैक ऑल द एसेट्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी आल्सो एज वेल एज द टेररिस्ट हाइडआउट्स। तो उन सबको हमने इजीली अटैक करा, और उसके अलावा जो हमारा डिफेंस पर्टिकुलर सिस्टम है उसने भी परफेक्टली वर्क करा। जितने भी मिसाइल्स, जितने भी ड्रोन्स आपके पाकिस्तान के फोर्सेस ने हमारे साइड में सेंड करे थे, उन सबको हम सक्सेसफुली काउंटर कर पाए। और यहां पे डीआरडीओ ने अब एक टेस्ट करा है। डीआरडीओ ने अपना खुद का एंटी डिफेंस सिस्टम क्रिएट करा है, एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करा है, पूरा का पूरा इंडिजिनस है, और उसकी हमने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है। विच मींस कि अगर फ्यूचर के अंदर पे हम पे पाकिस्तान या चाइना और भी ज्यादा कोई एडवांस अटैक करते हैं, सो वी हैव द पर्टिकुलर वेयर विद ऑल टू बेसिकली काउंटर दैट पर्टिकुलर अटैक। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है। पॉसिबली इसी का नाम आपका आगे जाके सुदर्शन चक्र हो जाएगा। अभी S-400 को बोला जा रहा है सिर्फ, फ्यूचर में जाके हमारा जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसी का नाम सुदर्शन चक्र करने की है। तो पॉसिबली जो आपके सामने लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS, यही आगे जाके अदरवाइज सुदर्शन चक्र कहा जाएगा। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके अंदर में ये पर्टिकुलर सैटेलाइट जो है आपकी, ये टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप ऑफ मिसाइल्स वुड बी यूज्ड टू काउंटर द एनिमी मिसाइल्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। तो हम 2027 में फर्स्ट क्रूड मिशन गगनयान 4 का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम हमारे 3 एस्ट्रोनॉट्स को आपके स्पेस के अंदर में भेजेंगे। तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर एक मॉड्यूल जो होता है जिसके अंदर में एस्ट्रोनॉट्स होंगे, वो पैराशूट के साथ नीचे ड्रॉप हो पा रहा है। तो लेट्स से जब गगनयान मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वो वापस से आपके यहां पे एंटर करेगा, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में दे वुड बी ड्रॉप्ड ऑन द अर्थ सरफेस विद द हेल्प ऑफ अ पैराशूट। तो ये एयर ड्रॉप टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ वी वांट टू सक्सेसफुली डू अ मैन्ड मिशन। ओके, और ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है हमारा, ये सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो यह है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जो एक अनदर माइलस्टोन है टू बेसिकली इट्स अ स्टेपिंग स्टोन इफ यू वांट टू डू द गगनयान मिशन।
नेक्स्ट पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड यूनियन गवर्नमेंट टू ड्रॉ अप रूल्स ऑन सोशल मीडिया कंडक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी हुई थी उसी की केस हियरिंग के अंदर में यहां पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइंस दी है या बोला है कि आप सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस दो। अब यहां पे क्या गवर्नमेंट इस तरह से रेगुलेट कर सकती है, तो उसका आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। आर्टिकल 19(1)(a) में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट ये पर्टिकुलर राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है। 19 क्लॉज 2 के अंदर में ही स्पेसिफिक ग्राउंड्स के ऊपर पे आपके जो राइट है उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जिसमें से एक ग्राउंड डिसेंसी और मोरालिटी भी है। तो कोई अगर वल्गर या ऑब्सीन कंटेंट यहां पे पोस्ट कर रहा है तो इस टाइप के कंटेंट को रेगुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी इस पर्टिकुलर ग्राउंड को ब्रीच होता है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर सकती है। तो सोशल मीडिया के जो रेगुलेशंस है वो करे जा सकते हैं। हाउएवर कोर्ट ने यहां बोला है कि आपको फ्री स्पीच और राइट टू डिग्निटी जो होती है वेरियस कम्युनिटीज की, उनको यहां पे बैलेंस करना है। दूसरा, वो एक्सेसिव नहीं हो सकते हैं और उसमें जो पनिशमेंट होगी वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए विद द ऑफेंस बीइंग कमिटेड। ओके, तो आप ऐसा नहीं है कि आप यहां पे ब्लैंकेट पर्टिकुलर सेंसरशिप स्टार्ट कर दो, आपको प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के ही प्रोविजंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद यहां पे हमने ये पर्टिकुलर 3 टाइप की स्पीचेस की स्पीच को हम किस किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक तरीका कैटेगराइज करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज करा है वो है स्पीच कैन बी कैटेगराइज इनटू फ्री स्पीच, कमर्शियल स्पीच, प्रोहिबिटेड स्पीच। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फ्री स्पीच इज बेसिकली लाइक वी आर टॉकिंग राइट नाउ, या मैं आपको कोई पर्टिकुलर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ये सब फ्री स्पीच में कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है। सेकेंड है कमर्शियल स्पीच। कमर्शियल स्पीच इज बेसिकली अ स्पीच जिसके थ्रू आप कुछ अर्न कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल कोई परफॉर्मर लाइक अ स्टैंड अप कॉमेडियन जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो उसकी कमर्शियल स्पीच हो जाएगी वो। तो वो जो कमर्शियल स्पीच है वो भी आपकी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर में प्रोटेक्टेड है। और थर्ड है प्रोहिबिटेड स्पीच। तो वो फ्री स्पीच का पार्ट हो सकता है, कमर्शियल स्पीच का पार्ट हो सकता है, बट अगर वो पर्टिकुलर स्पीच इज लीडिंग टू हार्मफुल पर्टिकुलर रिजल्ट्स, देन इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पे वो पर्टिकुलर स्पीच प्रोहिबिटेड स्पीच की कैटेगरी में फॉल करेगी। ओके, तो ये 3 स्पीचेस की कैटेगरी होती है और यहां पे आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है या आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री स्पीच और कमर्शियल स्पीच को प्रोटेक्ट करता है। हाउएवर उनको रीजनेबल रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है और प्रोहिबिटेड स्पीच के अंदर में जो सब आएगा उसको प्रोहिबिट भी किया जा सकता है, टोटली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, प्रोहिबिटेड स्पीच का जूरिस्प्रूडेंस जो है ये हमें कहां से मिलता है? तो ये मिलता है हमें श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इस पर्टिकुलर केस में एक सेक्शन 66A था जो ब्लैंकेट पावर्स दे रहा था, जैसे मैं आपको पहले बताया प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। यहां पे जो सेक्शन 66A था आईटी एक्ट का, वो ब्लैंकेट पावर देता था आपकी गवर्नमेंट को टू रिस्ट्रिक्ट एनी काइंड ऑफ स्पीच ऑन योर पर्टिकुलर इंटरनेट। तो वो कोई रिटन फॉर्म में हो सकती है, ब्लॉग हो सकता है, कोई पोस्ट हो सकती है, एज वेल एज कोई वीडियो या पर्टिकुलर शॉर्ट भी हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बिकॉज उसके अंदर में कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं था। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर स्पीच से कोई इंसाइटमेंट होता है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस होता है या पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है तो उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। ओके, और अगेन वापस से वो चीज रिपीट हो रही है कि जो भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे उनको रीजनेबल होना चाहिए और आपको बैलेंस आउट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, रिटायर्ड जजेस स्लैम शाह's कमेंट ऑन सलवा जुदम वर्डिक्ट। तो यहां पे अमित शाह ने एक पर्टिकुलर इंटरव्यू करा था और वहां पे जो एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसके अंदर में वन ऑफ द जज वाज, जिन्होंने ये पर्टिकुलर जजमेंट दिया था, इट वाज द करंट कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कांग्रेस साइड और द अपोजिशन साइड। और यहां पे उन्होंने क्रिटिसाइज करके बोला कि वो पर्टिकुलर जो जजमेंट था सलवा जुदम का, इट वाज रॉन्ग और इस पर्टिकुलर जजमेंट ने जो नक्सलिज्म की फाइट है उसको कहीं ना कहीं हिट किया था। तो यहां पे जजेस ने क्रिटिसाइज करा है कि यू कैन नॉट पॉलिटिसाइज अ पर्टिकुलर जजमेंट विच इज गुड इन लॉ। अब ये सलवा जुदम क्या है और ये जजमेंट क्या था? तो सलवा जुदम जो थी बेसिकली एक छत्तीसगढ़ पुलिस का इनिशिएटिव था, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था जो उन्होंने 2005 में लॉन्च करा था। एग्जैक्टली 2007 में करा था बट 2005 में लॉन्च करा था, जिसके अंदर में जो सिविलियन पॉपुलेशन होती है उनको वो आर्म्स ट्रेनिंग दे रहे थे सो दैट दे बिकम केपेबल टू बेसिकली काउंटर द माओइस्ट। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देके इस टाइप की किसी फोर्स को क्रिएट करने को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, स्टेटिंग कि सिविलियन पॉपुलेशन कैन नॉट बी यूज फॉर पुलिस फंक्शन। तो जो पुलिस फंक्शन है या डिफेंस फंक्शन है, ये पुलिस का फंक्शन है और ये गवर्नमेंट के जो और गवर्नमेंट के अंडर में जो पर्सनल्स आते हैं वो ही कर सकते हैं। और यहां पे आप सिविलियंस को एक बेसिक ट्रेनिंग देके इस टाइप का जो डेंजरस वर्क है वो नहीं अलॉट कर सकते हो। तो सलवा जुदम को यहां पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसके बैकग्राउंड में ये पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी आपकी हो रही है।
नेक्स्ट पे आते हैं, इंडोनेशिया ने आपका यूएस लेड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इस बार का लॉन्च किया है। तो इंडोनेशिया और यूएस मिलके ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का नाम है सुपर गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज। 2009 के अंदर में इनिशिएट हुई थी एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज। 22 से इट बिकेम अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और मेजरली यहां पे इसका भी ऑब्जेक्टिव है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर्टिकुलर रीजन रखना। इस बार ये जकार्ता और सुमात्रा जो आइलैंड्स है इंडोनेशिया के, वहां पे कंडक्ट करी गई है और 14 कंट्रीज नॉट इंडिया और चाइना आर पार्टिसिपेटिंग। चाइना को काउंटर करने के लिए, तो दैट्स व्हाई इट वुड नॉट पार्टिसिपेट। और इंडिया जो है इट आल्सो डज नॉट, इट वांट्स टू बी न्यूट्रल इन दिस पर्टिकुलर केस, तो यहां पे वो भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर रहा है। ओके, सो दिस इज योर सुपर गरुड़ा एक्सरसाइज। नेक्स्ट पे आते हैं कि यहां पे पर्टिकुलर आपकी एक रिवर है, रिवर तावी करके जो बेसिकली आपकी पार्ट है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो रिवर्स होती हैं उनका। और यहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने although it was not bound to do anything like this, but out of humanitarian ground इसने यहाँ पे फ्लड वार्निंग दी है पाकिस्तान को। और ये इसलिए दी गई है बिकॉज रिवर तावी जो है ये आगे फ्यूचर वाले में, आने वाले टाइम के अंदर में ये फ्लडिंग कॉज कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ये किया गया है। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि बाउंड नहीं है, बिकॉज ये पर्टिकुलर कंडीशन या ये पर्टिकुलर ड्यूटी इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में होती थी, जो अभी हमने सस्पेंड कर रखी है इन अबेयंस से, यानी हम उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी में क्या प्रोसीजर था, उसके अंदर में एक बॉडी है परमानेंट इंडस कमीशन और पीआईसी। इसके अंदर में एक इंडिया और एक पाकिस्तान का कमिश्नर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो डेटा होता है उसको एक्सचेंज करते हैं। कोई फ्लड वार्निंग होती है तो ये इस पर्टिकुलर ऑफिस की तरह रूट करी जाती है, बट हाउएवर बिकॉज इट इन अबेयंस, तो यहाँ पे इंडिया ने ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करी है। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल था कि जिसके अंदर में जो आपका गणेश चतुर्थी होती है, वेरी फेमस आपका फेस्टिवल है, गणेश जी का जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से। जो मॉडर्न गणेश चतुर्थी जिसके अंदर में गणेश विसर्जन जो बहुत ही पॉपुलर आपका एक फेस्टिवल हो चुका है स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र स्टेट, उसके ओरिजिन का डिस्कशन था। तो यहां पे बेसिकली द ऑथर इज लेटिंग अस नो कि 1894 में जो गवर्नर जॉर्ज रॉबर्ट कैनिंग हैरिस है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे उस टाइम पे, उन्होंने एक पर्टिकुलर सर्कुलर निकाला आस्किंग द हिंदूज टू नॉट प्ले एनी काइंड ऑफ म्यूजिक और बैंड्स व्हेन दे आर मूविंग पासिंग मॉस्क इन देयर प्रोसेशन। और ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव मुस्लिम्स के लिए नहीं था। दे कैन टेक आउट अ प्रोसेशन आउटसाइड अ हिंदू टेंपल एंड दे डू नॉट हैव टू बेसिकली स्टॉप देयर पर्टिकुलर म्यूजिक। और ये कहीं ना कहीं वाज पार्ट ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो इसी पर्टिकुलर चीज को काउंटर करने के लिए बाल गंगाधर तिलक जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन का जो फेस्टिवल है ग्रैंड स्केल पे करने का डिसीजन लिया। जैसे मुस्लिम्स के अंदर में मोहर्रम फेस्टिवल हो जिसमें वो ताजी को जाके समुद्र में जाके या सी के अंदर में जाके आपका बहा के आते हैं, सिमिलरली हमने भी गणेश विसर्जन में गणेश का एक आइडल बनाया, मिट्टी का आइडल बनाएंगे और उसको भी यहाँ पे इस तरीके से विसर्जन या प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो ये पर्टिकुलर पर्पस करा गया सो दैट यहाँ पे हिंदूज भी यूनाइट हो सके, नॉट अगेंस्ट द मुस्लिम बट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ओके, तो यहाँ पे इस पर्पस के लिए ये पर्टिकुलर जो फेस्टिवल है विच वॉज अ वेरी लोकल एंड अ वेरी स्मॉल स्केल फेस्टिवल, इसको लार्ज स्केल पे, ग्रैंड स्केल के ऊपर पे आपके बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से स्टार्ट किया और लेटर ऑन ये महाराष्ट्र में फैला एंड आज ये ऑल इंडिया फेस्टिवल बन चुका है। लेट्स रीइमेजिन जीएसटी, तो ये भी हमने देखा था। जीएसटी के अंदर में देयर इज अ प्रपोजल कि करंटली जो ये 4 स्लैब्स हैं इसकी जगह 2 स्लैब्स कर दी जाएंगी। 12 और 28 स्लैब्स को एंड कर दिया जाएगा। वी वुड ओनली हैव 2 स्लैब्स, 5% एंड 18%। तो जो आपके पर्टिकुलर आपके गुड्स अभी 12 या 18 में आते हैं, या तो ये 12 और 28 में आते हैं, या तो ये 5% में जाएगा या 28% में जाएगा। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल था इसमें प्रपोजल है कि मैक्सिमम गुड्स को 18 में करा जाए, अदरवाइज जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसको ज्यादा लॉस हो सकता है और ये बाद में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो जो अभी आपका नया जीएसटी स्ट्रक्चर है जो प्रपोज है, पॉसिबली दिवाली के अराउंड में ये पर्टिकुलर हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर में 2 हमारे स्लैब्स होंगे, 5 और 18। इसके अलावा देयर वुड बी अ स्पेशल हाई रेट ऑफ 40% फॉर लग्जरी गुड्स एंड सिन गुड्स। सिन गुड्स में आ गए आपके टोबैको, अल्कोहल। लग्जरी गुड्स में आ गए आपके लग्जरी कार्स, आ गए आपके यहाँ पे कोई पर्टिकुलर हाउस हो सकते हैं जो आपके एक पर्टिकुलर वैल्यू को क्रॉस करते हैं, या लग्जरी आइटम्स लाइक वॉचेस एक्सेट्रा, ये सब आपके स्पेशल हाई रेट में फॉल करेंगे। इसके अलावा बुलियन और ज्वेलरी के लिए जो 0 से 3% तक की रेट्स होती हैं ये कंटिन्यू करी जाएंगी। करंट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, तो मेन प्रॉब्लम है कि मल्टीपल स्लैब से क्या होता है, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन कॉम्प्लेक्सिटीज को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, सेंटर फाइनलाइजेस नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी टू किक स्टार्ट कार्बन मार्केट्स। तो जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था जिसके अंदर में हम सब कंट्रीज को हमारे नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बताने थे कि हम किस तरीके से CO2 एमिशंस को कम करेंगे, उसके अंदर में एक प्रपोजल ये था कि बिजनेसेस को यहां पे इंसेंटिवाइज करने के लिए हम कार्बन मार्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वुड बी अ कार्बन मार्केट? सो एज अ नेम सजेस्ट, ऐसा मार्केट जहां कार्बन को ट्रीट किया जाता है। तो हर किसी पर्टिकुलर कंपनी को कार्बन गोल्स दिए जाएंगे कि आपको इतना ही कार्बन प्रोड्यूस करना है। तो अगर वो उसको अचीव कर लेता है, जो कम करते हैं, लेट्स से 100 kg करते हैं, 60 कर दिए, तो 40 kg कार्बन कम करने के लिए उन्हें कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, कुछ उन्हें क्रेडिट्स दिए जाएंगे। और ये पर्टिकुलर क्रेडिट्स का जो मनी है, ये जो पर्टिकुलर मनी है, ये आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। कैसे करोगे? मान लो एक कंपनी थी जो 100 kg ऑफ कार्बन प्रोड्यूस करता था और उसको भी 60 kg करना था, बट वो 60 kg नहीं कर पाता है, वो 80 kg ही कर पाता है। यानी कि वो अपने पर्टिकुलर गोल से 20 पर्टिकुलर कार्बन पीछे है। तो 20 kg के जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, कितना उसका अमाउंट होगा, वो कंपनी डिसाइड करेंगी, शेयर मार्केट में वैल्यू निकल के आएगी और अकॉर्डिंगली उसे वो क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे। तो यहां पे कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने को मैंने मार्केट के अंदर में इंसेंटिवाइज कर दिया है। तो उसके लिए एज पर द पेरिस एग्रीमेंट हमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को, नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, क्रिएट करना कंपलसरी था। तो COP29 जो बाकू में हुई थी लास्ट ईयर की, जो पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर में हमने यहां पे डिसाइड करा था कि हम भी, हमारा जो पर्टिकुलर बॉडी होगा जो इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा, उसको डिक्लेयर करेंगे। इसका कंपोजिशन क्या होगा? सो इट वुड बी अ 21 member committee headed by the Secretary of Environment, representatives from External Affairs, Steel, Renewable Energy, नीति आयोग, सबके मेंबर्स होंगे। तो एक नई नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हम क्रिएट कर रहे हैं जो 21 मेंबर बॉडी होगी और ये बेसिकली हमारा जो कार्बन मार्केट है उसको रेगुलेट करेगी और बाकी इंटरनेशनल मार्केट के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी कंपनीज को भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं कुटियाडी कोकोनट इन लाइन फॉर GI टैग। तो यहाँ पे आपके केरला ने जो ये पर्टिकुलर कोकोनट का एक बहुत फेमस कोकोनट है, कुटियाडी कोकोनट, इस पर्टिकुलर कोकोनट को नॉमिनेट करा है फॉर GI टैग। पॉसिबली नेक्स्ट ईयर तक आपका ये पर्टिकुलर जो कोकोनट ब्रीड है इसको भी GI टैग मिल जाएगा, विच मींस सिर्फ जो पर्टिकुलर कोकोनट्स आपके कुटियाडी वहां पे उगाए जाते हैं, वहां पे ग्रो किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आप कुटियाडी कोकोनट बोल के सेल कर पाओगे, बिकॉज दे आर अदरवाइज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या उसकी पर्टिकुलर फीचर्स हैं वो गिवन है जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बट व्हाट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट एग्जैक्टली GI टैग। तो GI टैग एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, सो दैट उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है उसको आप क्रॉस चेक कर सके। तो जैसे इंडिया के अंदर में फर्स्ट GI टैग दार्जिलिंग टी को मिला था, इस तरीके से हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग प्रोवाइड करा गया है। अब यू शुड नो दिस कि GI टैग का जो प्रोटेक्शन है वो टेरिटोरियल होता है, विच मींस अगर इंडिया में GI टैग प्रोटेक्शन मिला है तो सिर्फ वो इंडिया में वैलिड होगा, बाहर के कंट्रीज में वैलिड नहीं होगा। अगर आपको बाहर के कंट्रीज में भी चाहिए तो वहां की जो GI रजिस्ट्री है वहां पे आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद आपको GI प्रोटेक्शन वहां पे भी मिल जाएगा। करंटली उत्तर प्रदेश इज द स्टेट जिसके सबसे ज्यादा GI टैग प्रोडक्ट है और सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है। 4-5 साल पहले क्लोज तमिलनाडु टॉप पे, बट पिछले कुछ साल के अंदर में आपकी उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा GI टैग रजिस्टर करे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं नेवीज 2 न्यू फ्रिगेट्स। तो ये मोर और लेस वन लाइनर्स हैं आपके। फ्रिगेट्स होती हैं आपकी स्मॉल अटैक शिप्स। तो ये बेसिकली जो आपका पूरा फ्लीट होता है नेवी का, जिसमें बड़ी बड़ी आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो सकते हैं, आपके डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं, विच आर अगेन लार्ज साइज शिप्स, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम ही फ्रिगेट्स का होता है। और लेट्स से अगर कोई छोटा ऑपरेशन है तो उसके अंदर में फ्रिगेट्स, बिकॉज दे आर फास्ट मूविंग, दे आर स्मॉल और ये इजीली आपको मैन्यूवर कर सकते हैं आप इनको, तो इसलिए इनको उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो हमने 2 पर्टिकुलर नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। तो ये स्टील्थ गाइडेड मिसाइल मतलब कि इट वुड बी हार्ड टू डिस्कवर देम और फाइंड देम ऑन रेडार, उसके लिए हमने ये पर्टिकुलर फ्रिगेट्स बनाई है। एक है INS उदयगिरी और एक है INS हिमगिरी। ओके, तो ये 2 हो जाएंगी। INS उदयगिरी 100 शिप है डिजाइन बाय नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो ये 100 डिजाइन है हमारे नेवी का खुद का जो डिजाइन ब्यूरो है उसका। मैपिंग द मार्जिन, तो यहाँ पे ट्राइबल मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया है कि जो पर्टिकुलर करंट सेंसस है उसके अंदर में जो एक ट्राइबल ग्रुप्स का एक ट्राइबल ग्रुप है पूरा, PVTG जिनको बोला जाता है आपका, PVTG स्टैंड्स फॉर योर
पीवीटीजीज को पहले तो प्रिमिटिव कहा जाता, अब कहा जाता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो जो पीवीटीजीज हैं ये आपके एसटीज के अंदर में ही एक सब ग्रुप है। अब आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री ने यहाँ पे रिकमेंड करा है कि सेंसस के अंदर में पीवीटीजीज को हमें अलग से पर्टिकुलरली काउंट करना चाहिए, इनकी अलग सब कैटेगरी क्रिएट करनी चाहिए, बिकॉज एज द नेम सजेस्ट दे आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल। तो कहीं ना कहीं अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स में उन्हें सब ग्रुप करते हैं तो उनके ऊपर पे उस लेवल का फोकस नहीं हो सकता है जो एक उनको सेपरेट कैटेगरी बनाने पे हो सकता है। तो यहां पे सुप्रीम आपके ट्राइबल मिनिस्ट्री ने रिकमेंड करा है कि जो पीवीटीजीज हैं जिनको पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था और अभी वो 75 इन नंबर से, इनको अलग से कैटेगराइज करा जाए इन द सेंसस, सो दैट हम इनका जो डेवलपमेंट का पर्टिकुलर स्टेप्स हैं इनके अलग से लिए जा सकते हैं। क्या क्राइटेरिया होते हैं पीवीटीजी के आइडेंटिफिकेशन के लिए? तो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जो हमारा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो उससे पहले की एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लो या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उनकी, एक्सट्रीमली लो लिटरेसी है वहां पे, और इकोनॉमी सब्सिस्टेंस लेवल पे है, यानी कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी के लिए ही वो वर्क कर रहे हैं। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर पीवीटीजी इन योर आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं अगस्त 29 आपका, तो उस दिन मेजर ध्यानचंद की एनिवर्सरी होती है और उसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे करते हैं। 2012 में हमने इंस्टीट्यूट किया था और ये पर्टिकुलरली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी माना जाता है इनको वर्ल्ड का। ओके, और इनके बर्थडे पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे करते हैं। जो हमारे हाईएस्ट अवार्ड्स होते हैं वो भी अगस्त 29 को ही अवार्ड किए जाते हैं। और हमारा जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग पर्टिकुलर अवार्ड है उसका नाम भी इन्हीं के नाम पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इस बार का थीम था 1 घंटा खेल के मैदान में। नेक्स्ट है इंडिया जापान रिलेशंस। तो अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जापान विजिट कर रहे हैं फॉर दी 15th एनुअल समिट, जिसके अंदर में मोदी जी आपकी मीट करेंगे जापान के पीएम शिगेरू इशिबा को। और यहां सबसे मेन हमारा जो इनिशिएटिव है वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो हम लॉन्च करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर्स, एआई और क्लीन एनर्जी पे वर्क करेगा। इसके बाद हमने इवोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखा था, 52 में ऑफिशियल पार्टनरशिप हुई। फिर 2000 में वी सेड कि वी आर ग्लोबल पार्टनर्स, देन वी सेड वी आर स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर्स, एंड 2014 में वी सेड वी आर स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनर, व्हिच मींस वी आर इंटीग्रेटिंग आवरसेल्फ विद ईच अदर मोर एंड मोर। ओके, डिफेंस सिक्योरिटी में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जैसे ये क्वाड एक्सरसाइज मालाबार, ये आपकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। जिमेक्स करके एक्सरसाइज है और धर्मा गार्जन एक्सरसाइज है। बायलैटरल ट्रेड आपकी बहुत सारा पोटेंशियल इसमें अभी 22 बिलियन की है एज कंपेयर टू चाइना एंड यूएस, जिनके साथ हम 100 बिलियन से ज्यादा की पर्टिकुलर ट्रेड करते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। और यहाँ पे द नॉट सो गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, अराउंड 12 से 13 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पे। ओके, तो इतना ज्यादा फर्क हो जाता है हमारा। जापान इंडिया में खूब सारी एफडीआई करता है एज वेल एज डोनेशन भी देता है। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ओडीए स्टैंड्स फॉर ऑफिशियल डेवलपमेंटल असिस्टेंस, जो पर्टिकुलर है जापान लार्जेस्ट डोनर है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। और मुंबई अहमदाबाद चाहे ट्रेन प्रोजेक्ट हो या दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, दोनों में इट वाज जापान्स ओडीए व्हिच हेल्प्ड अस इन क्रिएटिंग दोस इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे आते हैं एक्सिस ऑफ अपहीवल करके एक पर्टिकुलर टर्म हमने पढ़ा था। एक्सिस ऑफ अपहीवल इज बेसिकली अ इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ चाइना एंड अदर वेस्ट सैंक्शन कंट्रीज लाइक नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, जिनको वेस्ट ने सैंक्शन कर रखा है। तो यहाँ पे आपके चाइना जो है वो अपना 80th एनिवर्सरी प्लान कर रहा है ऑन September 30 ऑफ विनिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और बेसिकली एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। और उस पर्टिकुलर इवेंट पे ये परेड कर रहे हैं जिसमें ये सारी कंट्रीज एंड मोर कंट्रीज अराउंड 14-15 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग, जिसमें कोर मेंबर्स कौन कौन है चाइना के अलावा? रशिया है, नॉर्थ कोरिया, ईरान है, म्यांमार है। एंड यू कैन सी हियर दीज आर द कंट्रीज व्हिच कैन बी कॉल्ड इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना एंड आल्सो ऑफ रशिया, अपार्ट फ्रॉम रशिया, एंड अदरवाइज दे आर ऑल व्हिच आर बेसिकली सैंक्शन्ड बाय द वेस्ट। तो ये एक एक्सेस ऑफ अपहीवल हमारे पास टर्म हो जाएगा। समुद्रयान, इंडियाज एक्वानॉट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द डीप। तो इंडिया का एक डीप ओशन मिशन है, एज द नेम सजेस्ट हम इसमें डीप ओशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज करना चाहते हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने डीप ओशन मिशन जो है वो 21 के अंदर में लॉन्च किया था। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोग्राम है वो है समुद्रयान मिशन। और समुद्रयान मिशन के अंदर में हमने जो पहला पर्टिकुलर हमारा समुद्र का यान बनाया, शिप बनाया, सबमर्सिबल बनाया,
उसका नाम है मत्स्य 6000 सबमर्सिबल। ओके, तो 6000 मीटर या 6 किलोमीटर तक ये मत्स्य 6000 जाएगा। 12 आवर्स का इसका मिशन एंड्योरेंस है और इमरजेंसी सर्वाइवल में 96 आवर्स तक वर्क कर सकता है। स्टैटिक सिग्निफिकेंस है, इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 11,098 किलोमीटर, नाउ 11098 किलोमीटर हो चुका है। उसको बेसिकली हम एक्सप्लॉइट करने के लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर हो जाएगा। इंडिया has become the 6th country to have such a particular submersible now। नेक्स्ट पे आते हैं, आईआईपी जो है वो पिछले 4 महीने से डाउनफॉल पे थी, अब देयर इज अ रिकवरी। तो आईआईपी क्या होता है? आईआईपी हमारे इंडस्ट्रीज में क्या पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है उसको मेजर करने का एक पर्टिकुलर इंडेक्स है। इसको पब्लिश किया जाता है सीएसओ से। सीएसओ जो एनएसओ के अंदर है, एनएसओ जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर में आता है। बेस ईयर 2011-12 है इसका और मंथली इसको रिलीज करा जाता है। तो एवरी मंथ हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के, सारे सेक्टर्स में आपके इंक्लूड होते हैं। कंज्यूमरेबल जो आपका सेक्टर है वो भी है, और नॉन कंज्यूमर सेक्टर जो होता है आपका, जो स्टील हो गया, ये सब आपके नॉन कंज्यूमर्स में आते हैं। ये सभी सेक्टर्स में होते हैं। सब कैटेगराइज को 3 पार्ट्स में बेसिकली किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का होता है। एंड देन वी गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू कि हमारा ग्रोथ क्या है। नेक्स्ट पे आता है, यूएस ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को एंड कर दिया है फॉर लो वैल्यू गुड्स। तो बहुत सारे कंट्रीज एक डी मिनिमस लेवल जो होता है वो इंपोर्ट के लिए डिसाइड करते हैं। डी मिनिमस लेवल इज बेसिकली अ पर्टिकुलर लिमिट बिलो विच इफ यू इंपोर्ट एनीथिंग यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। तो यूएस के अंदर में था कि अगर आप $800 एक दिन में मंगाते हो, एक पर्सन $800 तक का कोई इंपोर्ट करा रहा है तो उसको यहां पे कोई भी पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं करनी है। बट अब ये डी मिनिमस रूल जो है इसको रिमूव कर दिया गया, यानी कि अगर आप $1 की चीज भी मंगाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर रूल है ये डब्ल्यूटीओ में नहीं आता है। डब्ल्यूटीओ के 2 मेन रूल्स होते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट, विच मींस कि आपके जो पर्टिकुलर रूल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल हैं, वो हर कंट्री के लिए सेम होने चाहिए, हर डब्ल्यूटीओ मेंबर के लिए सेम होने चाहिए। और एक बार गुड अगर नेशनल बाउंड्रीज को एंटर कर जाता है तो फिर उसके बीच में कोई डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। तो डी मिनिमस रूल जो होता है ये वैसे भी हर कंट्री के ऊपर पे लगाया जाता है, तो यहां पे ये प्रिंसिपल्स आपके नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हमने बाउंड टैरिफ भी पढ़ा था। बाउंड टैरिफ इज बेसिकली जो आपका हाईएस्ट टैरिफ होता है किसी एक कंट्री का। तो लेट्स से अगर आप हाई टैरिफ रखते हो फॉर ऑल द कंट्रीज तो आप बाउंड टैरिफ को भी क्रॉस नहीं कर सकते और इसको आर्बिट्रेरली डिसाइड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो डेवलप कंट्रीज हैं ये कुछ कंसेशन भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे होता है एक एसएनडीटी ट्रीटमेंट विच इज बेसिकली स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, जिसमें जो डेवलपिंग और एलडीसीज हैं इनको आप कम पर्टिकुलर रेट के ऊपर पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हो और उसमें जो टैरिफ रेट्स होते हैं उनको कम रखते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, आपका एक इंडेक्स है नेशनल एनुअल रिपोर्ट ऑन एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी 2025, जिसके अंदर में हमने सर्वे करा है विमेन के साथ में कि हाउ सेफ दे फील इन अ पर्टिकुलर सिटी। तो ओवरऑल इंडियन स्कोर इज नॉट गुड, 65% ही हमारा ओवरऑल नेशनल सेफ्टी स्कोर है। और टॉप रैंक सेफेस्ट सिटीज अगर हम देखते हैं तो टॉप के मुंबई ने, फिर विशाखापट्टनम है, फिर कोहिमा है, भुवनेश्वर, आइजवाल है। लोएस्ट रैंक सिटीज देखते हैं तो पटना है, जयपुर है, कोलकाता है, श्रीनगर है और रांची है। फैक्टर्स क्या है? जेंडर इक्विटी होती है, सिविक पार्टिसिपेशन होता है, इफेक्टिव पॉलिसिंग होती है, पुअर परफॉर्मेंस के रूल्स क्या है, गैप्स इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिवनेस एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपकी 5 इसरो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू प्राइवेट फर्म्स। तो इसरो की हमने एक बॉडी क्रिएट करी हुई है जिसका नाम इन स्पेस है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। एज अ नेम सजेस्ट, इसका काम है स्पेस को प्रमोट करना। तो अगर यहाँ पे कोई इसरो की टेक्नोलॉजी किसी प्राइवेट कंपनी को चाहिए तो वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन आपको इन स्पेस के साथ करना पड़ता है और यहाँ पे इन स्पेस आपको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे 5 टेक्नोलॉजीज इसरो ने ट्रांसफर करी है प्राइवेट सेक्टर को। ओके, तो यहां पे आप कुछ कमर्शियल बेनिफिट भी जो आपकी टेक्नोलॉजी आपने डेवलप करी है उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, टूटुकुडी इसरो साइट टू हैंडल 20 से 25 लॉन्चेस पर ईयर। तो अभी करंटली जो इंडिया का लॉन्चिंग पैड है जहां से रॉकेट लॉन्चेस किए जाते हैं वो एक ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पे 2 लॉन्चिंग पैड है जिससे हम जीएसएलवी और पीएसएलवी के लॉन्चेस करते हैं। अब हम एक और यहाँ पे लॉन्च पैड बना रहे हैं और एक
टोटली नया हमारा पर्टिकुलर रॉकेट स्टेशन बना रहे हैं, जो बनाया जाएगा कुलशेखरीपट्टनम थोटुकुडी तमिलनाडु के अंदर में, जो इस तरीके से डिजाइन करा जाएगा कि आप हर साल आराम से 20 से 25 रॉकेट लॉन्चेस वहां से कर पाओगे। व्हाट वुड बी अदर स्पेशलिटी ऑफ कुलशेखरीपट्टनम, कि यहाँ पे जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज हैं बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन, ये बेसिकली यहां से अपने रॉकेट लॉन्चेस कर पाएंगे। तो दिस वुड बी अ गुड एडिशन टू आवर पर्टिकुलर रॉकेट लॉन्चिंग कैपेसिटी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे इस पर्टिकुलर वीकली रैपअप की इंपॉर्टेंट न्यूज। इफ यू फील लाइक कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लगती है जो आपने कहीं पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, तो वो पक्के से आपके पूरे वीक के जो शेड्यूल्स होते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस होते हैं, उसमें कवर होगी। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपको अगर डिटेल में समझना है या इन न्यूज को भी अच्छे से समझना है, तो आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।